अवस्थी के द्वारा प्रेषित पोस्ट में एक श्लोक विचारणीय है। अदृष्ट पूर्वा बहवः सहाया सर्वे पदस्थस्य भवन्ति मित्राः। अर्थो विहीनस्य पदच्युतस्य भवति काले स्वजनोऽपि शत्रुः। जब पद स्थापित व्यक्ति होता है तो जो कभी पूर्व में भी अदृश्य रहे हैं वे अपने बंधु बांधव और मित्र भी बन जाते हैं। लेकिन जब पदच्युति होती है तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, पहचानने वाले कोई नहीं। यह तो परंपरागत संस्कार है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है बूढ़ी काकी। भतीजा और बहू दोनों उसकी संपदा, उसकी जमीन के प्रति लालच थी। खूब सेवा होती रही और जब पूरी जमीन उनके नाम से नामांकित कर दिया बुढ़िया ने, बूढ़ी काकी ने, तो उसको स्थान मिला झोपड़ी। और झोपड़ी में ही उसका रहना होता था, खाने पीने की वही व्यवस्था थी। जब उसके भतीजे के यहाँ समारोह था तो जितने भी आतिथ्य वे भोजन कर रहे थे। अब बुढ़िया कल्पना कर रही थी कि अब पूरी बेली जा रही होगी, छानी जा रही होगी और अतिथि जो आए हुए हैं उनके लिए पत्तलें लगाई जा रही होंगी। लेकिन भतीजे की बेटी के मन में बुढ़िया के प्रति अनुराग था तो वह एक आध पूरी उसके पास ले जाती थी और उसका स्वाद ग्रहण करती थी बुढ़िया। कार्यक्रम का समापन हुआ। बुढ़िया बच्ची के साथ उस स्थान पर गई जहां पत्तल फेंके गए थे। उन पत्तलों में रोटी के टुकड़े वह ढूंढ रही थी। इसको जब बहू ने देखा तो उसके मन में भाव पैदा हुआ कि जिसकी संपदा पर हम इतने उत्फुल्ल हैं उनकी यह स्थिति शोभनीय नहीं है। मुंशी प्रेमचंद यथार्थवादी विचारक थे शुरू में, लेकिन
इस कहानी में उनका आदर्शात्मक अंत है। तो जब आदमी पदस्थ होता है तो सब लोग उसके निकट आते हैं। हुमायूं जब चौसा के युद्ध में पराजित होकर सारनाथ क्षेत्र में आया और वह आश्रय तलाश रहा था, भूख भी थी, आश्रय की भी आवश्यकता थी, लेकिन किलेदार की, चुनार के किलेदार की बेटी उसके उत्कोच प्राप्त करने के कारण किले से बाहर निकलकर सारनाथ क्षेत्र में झोपड़ी में निवास करने लगे। माँ कवि जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता ने सामाजिक संस्कारों के लिए, दूसरों की सहायता के लिए कार्य किया, और जब झोपड़ी के सामने हुमायूं को देखा तो वह झोपड़ी में से निकल गई और किसी अन्य स्थान पर चली गई। हुमायूं को जब जाना था तो बुढ़िया तो आई नहीं, लेकिन उसने कहा था कि यहाँ महल बनवा देना अपने सेनापति से। लेकिन कहानी का निष्कर्ष ये निकलता है कि महल तो नहीं बना, लेकिन बुढ़िया का चिन्ह है चबूतरे के रूप में, वह विद्यमान है। इसमें अंकित है कि हुमायूं ने इस स्थान पर आश्रय ग्रहण किया था। लोगों का वृत्त है ऐसा कि जब आदमी उत्कर्ष पर होता है तो जो कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं जीवन में, वे भी अपने मित्र बन जाते हैं। और जब सत्ता हाथ से निकल जाती है, पदच्युति की प्रकृति में व्यक्ति आता है, तो जो संबंधी भी हैं, मित्र भी हैं, वो पहचानते नहीं। 1857 के संघर्ष में कुंवर सिंह का योगदान, जिसकी चर्चा माँ कवि चंद्रशेखर मिश्र ने की है, कि पानी लोहू घटा न घटा कबहू, बदरा में भले घटी गई जल पानी। उनके पास इतना पराक्रम था कि एक जन समूह लोहू रक्त देने के लिए पर्याप्त था। लेकिन जब 1857 की क्रांति विफल हुई तो कुंवर सिंह को उनके बुलाने पर भी कोई जाने वाला नहीं था। जो उनके कुल के थे, उन्होंने भी उनकी उपेक्षा की। महाराणा प्रताप जब एक किले के बाद दूसरा किला देके चले गए, तो जितने सगे संबंधी हैं, सैनिक हैं, मित्र हैं, वे सब उनसे बिछुड़ते चले गए। लेकिन संकल्प शक्ति की साधना थी कि वनवासी जीवन उन्होंने वैसे ही बिताया जैसे भीलों ने अपना जीवन बिताया था। और महाराणा प्रताप के साथ अपने धनुष और तीर लेकर उनके साथ लगे रहे।
उनका समूह उस समय भी उनके साथ था। मैं चर्चा कर चुका हूं भामाशाह की। जीवन में जब आदमी उच्च पदस्थ होता है, श्री की उपलब्धि होती है, जब विस्तार होता है, तो बहुत लोग जो कभी परिचित न हो, वे भी परिचय की रेखाएं बताकर निकटता प्राप्त करते हैं। लेकिन पदस्थापन के उपरांत जो मित्र है वो अभी शत्रुवत आचरण करते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में जो वृद्धावस्था को प्राप्त है, जिनकी सारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, पांचों कर्मेंद्रियां और पांचों ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां जो क्रियाहीन हो गई है, उस स्थिति में कोई अपना भी, अपना कुलज भी आगे नहीं आता है, सहयोग नहीं करता है, सेवा नहीं करता है। अगर उसको कुछ सुविधा दी जाती है तो वही बूढ़ी काकी तरह झोपड़ी में बाहर उसको सुला दिया जाता है, जहाँ विकृति और भिन्नाहट में उसका जीवन कटता है। जो अपने यौवन में बच्चे की शिक्षा के लिए मथनी चलाती है, पिता पशुओं का चारा लाता है, चराता है, और उससे दूध से निर्मित घी या दही को अन्यत्र देकर, मुद्रा लेकर, जिनके अध्ययन में वह प्रक्रियागत होती है, वही अपने अंतिम काल में पुत्र के संपन्न होने के बाद भी झोपड़ी ही उसका आश्रय होती है। समाज में ऐसे अनंत उदाहरण हैं। गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, मकान मालिक ने उनका सामान बाहर फेंकवा दिया, उपेक्षा हुई, वे अपने लिए कुछ नहीं बना सके, किंतु समाज के द्वारा उपेक्षित हुए। वो भी पाकिस्तान से आए हुए ही शरणार्थी थे, जैसे मनमोहन सिंह जी या लाल कृष्ण आडवाणी जी। किंतु जहाँ संस्कार रहा वहाँ सेवा रही। काशी में मृत्यु की कामना से बहुतेरे लोग आए हैं, लेकिन उनकी सेवा मिली है और स्वस्थ होने के उपरांत वे पुनः अपने स्थान पर चले गए हैं। लेकिन काशी में उनकी मृत्यु नहीं हुई, काशी का लाभ नहीं मिला। कुछ सेवा परायण हैं हमारे विद्यालय में,
हमारे गुरु थे, प्राध्यापक थे, मुसलमान थे। वो इतने करुणापरायण थे कि पत्नी का कथन नहीं मानते थे। माँ का जो आदेश होता था उसी का परिपालन करते थे। अगर सामान कोई कहीं खरीदना है तो अम्मी की अनुमति के बिना वो खरीद नहीं सकते थे। चूँकि मैं उनका शिष्य भी था और सहयोगी भी था, तो हमसे इस बात की चर्चा भी किया करते थे कि अम्मी आज भी हमको लड़का ही समझती है, और लड़के की तरह से अगर कहीं विलम्ब हुआ तो डांटती है। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। हमने पूर्व वीडियो में हरियाव जी की एक रचना को उद्भाषित किया है कि हरियाव जी जब पत्नी से कहते हैं तो पत्नी सुनती नहीं है। बेटों से कहते हैं, कोई आदेश देते हैं कि ये चीज़ लाओ, तो सामने नहीं आते हैं। और जो सगे हुए लोग हैं वे भी पास में नहीं आते हैं। उस अवस्था में अपनी वेदना को व्यक्त करते हैं। मुख जोहत जो नित मेरो रहे, उनको अब बैन सुना तो नहीं। अजिन सामोही दीठ न दीनी कबाऊं, उनको अब जोम जना तो नहीं। हरियौद का कई औरन के, असगहूँ लग तो नगिचा तो नहीं। अब तो जग जीवन तेरो बिना, जग आपन को दिखा तो नहीं। महाकवि जयशंकर प्रसाद 6वीं या 7वीं कक्षा तक नियमित अध्ययनशील थे, किंतु घर पर ही वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण और भागवत और संस्कृत साहित्य के शिक्षण के लिए, संस्कारों के लिए जो अध्यापक नियुक्त किए जाते थे वो घर पर ही उनको पढ़ाया करते थे और अपनी बहनों के साथ, पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका अध्ययन भी होता था। यही कारण है कि महाकवि जयशंकर प्रसाद की चिंतन धारा, उनका दर्शन, उनका दृष्टिकोण, उनका समन्वित रूप, उनकी अंतर्दृष्टि और उनका आंतरिक विश्लेषण, अंतर जगत का अनुभव, उसकी प्रगाढ़ता की, प्रकृति का ज्ञान उनकी रचनाओं में, नाटकों में भी, कहानियों में भी और काव्यों में भी सर्वत्र सुलभ हुआ है। जब एक बुढ़े की पीड़ा सुनाई पड़ती है, इस पर प्रसाद जी अपने आंसू में ये कह देते हैं, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी। जब हमारी आवाज किसी को पुकारती है तो आवाज स्वयं मेरे पास प्रतिध्वनि बन करके आ जाती है। टकराती बिल खाती सी, यानी टकराते हुए हमी से, अब बिलखते हुए अब पगली सी देती। फिर जैसे कोई पगली हो, वह हमारी
फेरी देती हो या परिक्रमा करती हो, तो यह अभिधा के रचनाकार तो नहीं थे, उनके भीतर लक्षणा और व्यंजना की शक्ति थी। इस नाते वह अपने उपालंब को इस रूप में व्यक्त करते हैं, और केवल उनका ही नहीं, किसी भी वयोवृद्ध की प्रकृति होती है। लोग पुकारते हैं, लेकिन उस तरफ से आने जाने वाले अपना मार्ग ही बदल देते हैं। एक LIC के एजेंट थे, सिन्हा जी। वह कहा करते थे कि जब मैं गांव जाता हूँ तो दरवाजे पर, हर मकान के दरवाजे पर बूढ़े बैठे रहते हैं, और जब मैं प्रवेश करता हूँ तो एक बुढ़ा बोलता है कि हई, तो हमको खड़ा होना पड़ता है, बतलाना पड़ता है, हालचाल होती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि हई, का नाम हई, मैथिली में, मागधी में। इस तरह से वो कहा करते थे कि जब मैं गांव जाता हूँ तो हमारा घर पहुंचते समय ज्यादा समय वृद्धों के पास ही बिताते हुए जाना पड़ता है। उनके भीतर समय की वेदना तो थी, किंतु आदर का भी भाव था। समाज में आज जो बहुत सभ्य स्वरूप में आ गया है, लोग वृद्धाश्रमों में बुढ़ों और बुढ़ियों को भेज दे रहे हैं। वहाँ सेवाएं होती हैं, लेकिन सेवा का तात्पर्य परिवार के साथ होता है। यह भारतीय परिवेश और संस्कृति का यही स्वरूप है, और यही उसका बोध है। जहां राजाओं ने स्वयं क्षुभित होते हुए किसी की क्षुधा को शांत किया है, और दया की सीमा उस समय उल्लंघित हुई है जब उन्होंने शिकारी को शिकार के मांस के बराबर अपना मांस देना पड़ा है। राक्षसराज राजा बलि ने भी भगवान वामन के द्वारा याचना किए जाने पर उन्होंने अपने तीनों लोक और अपना शरीर भी दान कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, ऐसा भी राजा जिसने युद्ध में शस्त्र निर्माण के लिए अपनी हड्डियां भी दे दी हो, जिनके मन में सेवा की भावना है, सहयोग की भावना है, वे अपने पूर्व अर्जित संस्कारों के अधीन क्रियाशील रहते हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनके पास न कोई मकान था
और न तो कोई दुकान थी। लेकिन जब वे अपने भवन से निकलते थे तो किसी भी दुकान पर बैठकर उनसे मिलने आए हुए कवियों, लेखकों और रचनाकारों को भरपेट खिलाया करते थे। जब किसी कवि सम्मेलन में वो जाते थे, अगर मुद्रा मिल जाती थी, कवि सम्मेलन में आमंत्रित होने के पश्चात कार्यक्रम की संपन्नता के बाद जब जो धनराशि मिलती थी और कोई भिखारिन आवाज लगाती थी कि बेटा मैं भूखी हूं, कुछ दे दो, तो जिनके मन में माँ भूखी है, भिखारिन बनकर के याचना कर रही है, तो वह उसे पूरा रुपया दे देते थे। और जो शाल, कंबल या चादर उनके सम्मान में मिला करता था, वो दारागंज की सड़कों पर जो भिखारी थे, जाड़े की रात में उनको ओढ़ा दिया करते थे। इसीलिए वर्तमान कालखंड के दानवीर निराला थे, जो महाकवि थे, और प्रसाद जी के प्रति उनकी आस्था पूर्ण थी, क्योंकि प्रसाद जी करुणा परायण थे। सुंगनी साहू के की वंश परंपरा में उत्पन्न अभारतीय संस्कृति, अभारतीय चिंतन धारा, वैदिक और पौराणिक वांग्मय का देता, उपनिषदों का बोधकर्ता और हिंदी खड़ी बोली साहित्य में रचना का प्रवाह देने वाला और दानशीलता में भी प्रवीण, परिवारों का संगठित स्वरूप, उसकी वेदना में उसकी अनुभूतियों का विस्तार, फिर भी करुणापरायण और दीन दुखियों का सहयोग। निराला जी की उनके प्रति अनुरक्ति का भाव इस भावना के साथ था। जब प्रसाद जी का निधन हुआ तो उनके निधन पर कांग्रेस में शोक प्रस्ताव नहीं हुआ, तो प्रयाग में जवाहरलाल नेहरू की कॉलर उन्होंने पकड़ ली और कहा कि हिंदी के रविंद्र महाकवि जयशंकर प्रसाद है। अगर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के अवसान के उपरांत शोक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, तो महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के अवसान के अनंतर कांग्रेस में शोक प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया? निराला जी अक्खर थे, दानी थे, उनकी कविता में ओज था और निर्जीव को भी सजीव बना देते थे। अवस्थी जी का यह कथन, प्रेषित उक्ति, सूत्र निसंदेह
वर्तमान परिवेश में और अतीत के परिवेश में भी ये घटित हुआ है। इसी कारण भारतीय चिंतन धारा में आदर की बात कही गई है। जो अभिवादनशील है और नित्य वृत्तियों की सेवा करता है, उसकी आयु बढ़ती है। इस प्रकार का संस्कार देने वाला अभिवादनशीलस्य नित्यवृत्तोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इस प्रकार के स्रोतों से संपन्न अवस्थी जी की ये सूक्ति सुभाषित कि जब उच्च पदस्थ होते हैं तो जो अपरिचित हैं वे भी परिचय ढूंढ लेते हैं। अब पदच्युत के उपरांत अपने मित्र भी पराये हो जाते हैं। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जो पश्चिमी संस्कृति के अनुपालन में वृद्धाश्रम हैं, वे संस्कार नहीं पैदा करते। वृद्धों का परिवारों में ही सेवा, आश्रय, पोषण की व्यवस्था भारतीय परंपरा में निहित सत्ता की प्रकृति और स्वरूप वाले नायकों को इस संबंध में विचारशील होना चाहिए।